काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के करखिया गांव में दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 योजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की परामर्श समिति के साथ अहम बैठक की। ये बैठक साइबर क्राइम से जुड़े खतरों, चुनौतियों और रिस्पांस पर विषय पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगी। ये बैठक नई दिल्ली में की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा होगी। देश में ओमिक्रॉन के मामले 200 के पार हो चुके हैं। ये संख्या 216 है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली और महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीज 65 हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में 54 केस हैं। देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है और इसलिए जरूरी उपाय अपनाने शुरू कर दें। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव करने चाहिए। नया वेरिएंट सीमा में आ ही ना सके, इसके लिए तैयारी कर ली जाए। चीन के बाद अब पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश करने लगा है। उसने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल सेक्टर में एलओसी के पार 500 मीटर के दायरे में बंकर बनाने की कोशिश की। भारतीय सेना को इसका पता लगा तो माइक पर पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई। इसे सुनकर पाक ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के करखिया गांव में दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 योजनाओं की भी सौगात देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की परामर्श समिति के साथ अहम बैठक की। ये बैठक साइबर क्राइम से जुड़े खतरों, चुनौतियों और रिस्पांस पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगी। ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री ही करेंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। देश में ओमिक्रॉन के मामले 200 के पार हो गए हैं। ये संख्या 216 है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली और महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीज 65 हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में 54 केस है। देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र में कहा गया है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है और इसलिए जरूरी उपाय अपनाने शुरू कर दें। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव करने चाहिए। वहीं वेरिएंट सीमा में ना आ सके, इसके लिए तैयारी करें। चीन के बाद अब पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश करने लगा है। उसने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टीटवाल सेक्टर में एलओसी के पार 500 मीटर के दायरे में बंकर बनाने की कोशिश की। भारतीय सेना को इसका जब पता चला तो माइक पर पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई, जिसे सुनकर पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन रोका। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी गुरुवार को रिव्यू मीटिंग करेंगे। मीटिंग में देश में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में फिलहाल सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की पुष्टि की जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकारों को एक पत्र लिखकर निगरानी बढ़ाने और युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के परामर्श समिति के साथ अहम बैठक की है। ये बैठक साइबर क्राइम से जुड़े खतरों, चुनौतियों और रिस्पांस के विषय पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराधी के खिलाफ एनालिटिकल टूल्स बनाने के काम 40% तक का पूरा किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस और वकीलों की ट्रेनिंग की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही संयुक्त साइबर शामिल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 24 तारीख को उनका यूपी दौरा प्रयागराज से शुरू होगा। अमित शाह का यूपी दौरा 4 जनवरी तक जारी रहेगा। जनवरी के पहले हफ्ते में वो अयोध्या जाएंगे। अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही शहर में रोड शो में भी शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगी। ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगी। वहीं वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बैठक के दौरान कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कैंपस में भीषण आग लगने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 44 लोग घायल हुए हैं। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मॉक ड्रिल के बाद एक प्लांट में शटडाउन का काम चल रहा था, तभी ड्रिलिंग के दौरान विस्फोट से आग लगी। यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। एडीजी जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें 1 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। ये पुलिसकर्मी क्यूआरटी टीम 6 में शामिल थे। आयकर विभाग की टीम ने देश भर में मौजूद चीनी मोबाइल कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी की है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई राज्यों में आयकर की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इसके पहले मंगलवार को नेपाल ने कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। चीन के बाद अब पाकिस्तान भी भारतीय सीमा के करीब कंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहा है, जिसमें नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टिटवाल सेक्टर से एलओसी के पार 500 मीटर के दायरे में बंकर बनाने की कोशिश की जा रही थी। भारतीय सेना को इसका पता लगा तो माइक पर पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी गई, जिसे सुनकर पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन का काम रोका। जयपुर के राजघराने का 15,000 करोड़ का संपत्ति विवाद अदालत के बाहर सुलझ गया है। ये लड़ाई राजमाता गायत्री देवी के पोते पोती और उनके सौतेले बेटे पृथ्वीराज के बेटे विजीत सिंह और अन्य के बीच चल रही थी। समझौते के मुताबिक गायत्री देवी के पोते देवराज और पोती ललतिया को जयमहल पैलेस का पूरा मालिकाना हक मिलेगा। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन भारी तेजी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 400 पॉइंट की बढ़त के साथ 56,720 पर पहुंच चुका है। वहीं बैंकिंग स्टॉक आज बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक के शेयर 3% तक बढ़े हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि सीएम ने सदन को चुनाव बिना आरक्षण के नहीं कराए जाने का आश्वासन दिया था, जिस पर सीएम सदन को अवगत कराएं। इस पूरे मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश विधानसभा में आकाशीय बिजली गिरने के संबंध में बीजेपी एमएलए यशपाल सिंह सिसोदिया के सवाल पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये विभाग से संबंधित मामला नहीं है। सिसोदिया ने मांग की कि सरकार इसे लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए और लोगों को बताया जाए कि बिजली क्यों और कब गिरती है। बता दें कि 3 साल में आकाशीय बिजली गिरने से 1111 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस नेताओं ने खपत से ज्यादा बिजली बिल दिए जाने का सदन में मुद्दा उठाया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऐसी सभी प्रकरणों की जांच करवाने का आश्वासन दिया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस को मॉब लिंचिंग मात्र यूपी में दिखाई देती है, केरल में नहीं। यही कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, जिसका परिणाम वो आज भी भोग रही है और आगे भी भोगेगी। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन कंपनियों से आग्रह है कि वो अपनी स्क्रीन से घातक चीजों और नशीली वस्तुओं को हटा दें। नहीं हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गृह मंत्री जबलपुर में बढ़ती चाकूबाजी पर भड़के हुए थे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। रायपुर पुलिस ने करीब 12 चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को जब्त किया है। जब्त संपत्ति की नीलामी के लिए एसएसपी ने कलेक्टर से सिफारिश की थी। आरोपी धनवर्षा, एसपीएनजे कंपनी, जेएन गोल्ड कंपनी सहित 12 कंपनियों की संपत्ति की अब नीलामी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के कई कारोबारियों के ठिकाने और घरों पर आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई में आईटी का छापा पड़ा है। सुबह 5 बजे से ही टीम ने कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीम ने यह कार्रवाई की।
बिलासपुर में कोयला व्यापारी के ऑफिस में आईटी ने छापेमारी की है। 5 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। बता दें कि सुमित कोल फील्ड्स का ऑफिस विरुमानगर में स्थित है, जिस पर कर चोरी के मामले को लेकर आईटी जांच कर रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर से मिलने वाले भोग प्रसाद की कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंदिर समिति ने बैठक कर यह निर्णय लिया है, जिसमें लड्डू प्रसाद पर 40 रुपए बढ़ाए गए हैं और अब 1 किलो प्रसाद का पैकेट 300 रुपए में मिलेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज से शीतकालीन अवकाश है। यह अवकाश 22 से 21 दिसंबर तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश में 27 और 30 दिसंबर को विशेष मामलों की सुनवाई की जाएगी। इन दोनों दिन विशेष अवकाशलीन बेंच उपलब्ध रहेगी। लाइसेंसी हथियारों को लेकर लगी जनहित याचिका का हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खारिज कर दिया है। चुनाव के समय हथियारों को जमा करने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिस पर सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखकर हथियार जमा कराए जाते हैं। हाईकोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर राजधानी भोपाल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आज जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी हैं। काउंसलिंग नहीं होने तक नॉन अकेडमी जूनियर्स को रखने की भी मांग की जा रही है। बता दें कि इस हड़ताल में प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा के जूनियर डॉक्टर्स शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कपड़े पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे सतना के कपड़ा व्यापारी नाराज हैं। जिसे लेकर कपड़ा व्यापारियों ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। दरअसल सभी कपड़ा व्यापारी एकजुट हुए और अपनी अपनी दुकानों की लाइटें बंद कर ब्लैकआउट किया। इस दौरान सभी ने खाली प्लेट बजाकर विरोध भी जताया। चिरमिरी नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह के मूलभूत सुविधाओं और जलावर्धन योजना को लेकर प्रश्न करने पर हंगामा हुआ। मेयर कंचन जायसवाल के बचाव में एमआईसी सदस्य शिवांश जैन के जवाब देने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया, तो वहीं विपक्ष ने निगम सरकार को घेरा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की 36 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ये ट्रेनें 24 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। बता दें कि चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। राजनांदगांव शहर के सिविल लाइन में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम दृष्टि से हत्या का मामला मानते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच करवाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। इंदौर के देपालपुर पुलिस ने सराफा व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सराफा व्यापारी से लूटा हुआ 1 किलो 400 ग्राम सोने के जेवर, 90,000 रुपए कैश और पिस्टल के साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी ने सनावत में सराफा व्यापारी अब्दुल्ला हक के गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांजगीर चांपा की बिर्रा पुलिस ने सास की हत्या के करने वाले आरोपी दामाद को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद सास की जेवर को लेकर आरोपी दामाद फरार हो गया था। बता दें कि 26 जून को हसदेव नदी में महिला की लाश मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ था। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में हत्या के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या की वारदात में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद किया है। वहीं आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक ने उसे गाली दी थी, जिसे सुनकर उसे सहन नहीं हुआ और उसने उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर पुलिस ने चोरी और हत्या के प्रयास के फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी गुजरात में वारदात को अंजाम देने के बाद ग्वालियर में 1.5 साल से फरारी काट रहे थे। वहीं ग्वालियर पुलिस ने गुजरात पुलिस को सूचना दी और दोनों ही आरोपियों को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया। जांजगीर चांपा की मलमला पुलिस ने 28 घंटे चक्का जाम करने वाले 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि 23 नवंबर को नरियारा गांव की शराब दुकान की गार्ड की हत्या हुई थी। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने 28 घंटे चक्का जाम किया था। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। उधर बाल सुधार गृह उन्हें भेजा गया है। सीतापुर थाना प्रभारी रुपेश नारंग का कहना है कि मामले में जांच जारी है। मंडला जिले के कृषि उप संचालक एसएस मरावी पर उनके सहकर्मी महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आवेदिका ने महिला थाने में आवेदन देकर कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी पर यह आरोप लगाया था। जगदलपुर में सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया से केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 49,000 रुपए तक की ठगी करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
कवर्धा जिले के बोरला थाना पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि गिरफ्तार किया गया आरोपी महीने भर पहले एक किसान से 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग और लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर सुनसान रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों का मोबाइल लूट कर फरार हो जाता था। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक बाइक और 13 मोबाइल भी बरामद किया है। कोरबा जिले में कर्मचारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 5 लाख रुपए की लूट का मामला फर्जी निकला। दरअसल पैसों के लालच में कर्मचारी ने अपने दोस्त के साथ ही पैसा लूटने की प्लानिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो कर्मचारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खंडवा पुलिस ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 50,000 कैश, 2 मोबाइल, 4 सिम और अलग अलग बैंकों के 31 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। आरोपी मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में वारदात को अंजाम दे चुके थे। रायगढ़ की खरसिया पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल, बाइक, बटन चाकू और हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कपड़ा बेचने के बहाने फेरी लगाते हुए घरों की रेकी किया करते थे और रात में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। धमतरी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 6 बाइक और 1 वैन भी जब्त की गई है। मरौदा गांव के चंद्रशेखर गिरी ने वैन और कुरुद के रहने वाले जयप्रकाश साहू ने बाइक चोरी होने की शिकायत कुरुद थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। रीवा के मऊगंज थाने में एक नकली एसआईटी ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली एसआईटी ऑफिसर बनकर भ्रष्टाचार की जांच करने के बहाने पुलिस से पैसे ऐंठने के लिए थाने पहुंचा था और खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का अफसर बता रहा था, जिस पर शक होने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। ग्वालियर के साइंस कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद में छात्रों ने फायरिंग भी की है। वहीं विवाद के बाद छात्रों ने कैंपस में कट्टे लहराए। कांग्रेस में कॉलेज में फायरिंग का ये वीडियो सामने आया है। कोरिया में फूलपुर के पास बनी पुलिया के पहले एक यात्री बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल को अंबिकापुर रेफर किया गया था। जानकारी के मुताबिक बस मनेंद्रगढ़ से रांची जा रही थी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रायपुर, बिलासपुर समेत मैदानी क्षेत्रों में सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं दुर्ग में सामान्य से कम 8 डिग्री तक तापमान दर्ज हुआ। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में देखने को मिल रहा है। जशपुर जिले में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह जिले का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा। सन्ना, पंडरापाट, नन्हेसर, तोरा समेत कई इलाकों में जमी बर्फ की चादर देखने को मिली। वहीं जिले में पड़ रहे कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। संभाग में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरने से कई इलाकों में ओस की बूंदें भी जम रही हैं। वहीं बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी ठंड को लेकर अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं प्रदेश में सबसे कम 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। सतना, रीवा, सागर, भोपाल, खंडवा और खरगोन के साथ ही रतलाम, दतिया भी शीतलहर की चपेट में। वहीं मौसम विभाग ने 27 दिसंबर से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना जताई है। एमपी के दूसरे जिलों की तरह छिंदवाड़ा में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में लगातार तीसरे दिन रात का तापमान 6 डिग्री पर दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ा और अलाव का सहारा ले रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते हुए 27 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,84,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना के 90,629 नए मामले सामने आए। सोमवार को इससे ज्यादा 91,743 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पीएम जॉनसन ने कहा है कि ओमिक्रॉन पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो जरूरत पड़ने पर क्रिसमस के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील भी की है कि क्रिसमस के दौरान सावधानी बरतें। इसके साथ ही लोग बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,317 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,906 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। वहीं बीते 24 घंटे में 318 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 78,000 के पार पहुंच चुकी है।
ओमिक्रॉन अब खतरनाक होता जा रहा है। ओमिक्रॉन से बीते 24 घंटों में 13 मौतें दर्ज की गई हैं, जिससे कुल मौत का आंकड़ा 14 पर पहुंच गया है। WHO ने चिंता जाहिर की है कि ओमिक्रॉन युवाओं में ज्यादा फैल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन से 12 लोग दम तोड़ चुके हैं, तो वहीं इजराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत दर्ज हुई है। इधर अमेरिका में भी एक मौत दर्ज की गई। अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। यूएस के टेक्सास से ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत की रिपोर्ट हुई है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक नए वेरिएंट का संक्रमण एक हफ्ते में 3% से बढ़कर 73% पर पहुंच गया है। देश में ओमिक्रॉन के मामले 200 के पार हो चुके हैं। ये संख्या अब 219 पर पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली और महाराष्ट्र से हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी 11 नए मरीजों की पुष्टि की गई। देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले होने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है और इसलिए जरूरी उपाय अपनाना शुरू कर दें। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देने चाहिए। साथ ही नया वेरिएंट सीमा में ना आ सके, इसके लिए भी तैयारी की जानी चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करने के लिए कहा है। टेस्ट और सर्विलांस के लिए केंद्र ने डोर टू डोर की सर्च, संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ओमिक्रॉन की पहचान के लिए ज्यादा सैंपल टेस्ट करने की बात कही।